बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सट्रीम एकेडमी। CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलसिले का आज बेसिक अरिथमेटिक का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कुछ मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिंपल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया था। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस के हवाले से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द सम। ये हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन टाइप के हमारे पास ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास दो साइड्स हैं। दोनों साइड पे हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। 3 + 8 × 6 - 13 एंड राइट हैंड साइड पे है 7 × 6 माइनस मिसिंग नंबर, और ये मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है। हम इस मिसिंग नंबर को सपोज कर लेते हैं कि ये मिसिंग नंबर n है। n लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम इसके दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हायर लेवल का ऑपरेटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और ये 3 और ये -13, इनके साथ कोई हायर लेवल ऑपरेटर अटैच नहीं है, सो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 - 13 हमारे पास, इनको 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, और 3 और -13 करेंगे इनको सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा -10। अब हमने इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, लिहाजा हम इसको मूव कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं। 48 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 38 आ जाएगा, इक्वल्स टू 42 -10। n को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अब इस तरह से अभी हम 38 को मूव करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 42 - 38। अब n की वैल्यू हमने फाइंड कर लेंगे। 42 में 38 माइनस करेंगे तो 4 हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे मिसिंग टर्म की जगह पे 4 को पुट कर दें, हमारे पास ये दोनों साइड्स में बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, बिकॉज हम यहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द सम। हमारे पास यहाँ पे 8 + 24 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 है, और दूसरी साइड पे 56 डिवाइड करना है हमने मिसिंग नंबर से। तो ये मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है, इसको अगेन हम n सपोज कर लेते हैं। ये मिसिंग नंबर हमने n कह दिया। तो अब यहाँ पे हम ये हायर लेवल ऑपरेटर है, इसका हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 8 + 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 56, और यहाँ पे डिवाइड बाय n है, जिसे हम लिख सकते हैं 56/n। 8 और 6 को ऐड कर देंगे 14 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई n। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14n आ जाएगा, और 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब चूंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 × 56, इसको डिवाइड कर देंगे 14 से। अब ये 14 के टेबल में 56 कट जाता है, तो 56 4 और 14 4 और 56 होता है। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 4 आ गए। n की जगह पे यहाँ पे हम 4 रख दें, हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन के इक्वल के साइन के दोनों साइड पे सेम वैल्यू और सेम नंबर आ जाएगा। अहमद बाइज 2 बुक्स ईच कॉस्टिंग 86.25 रुपीज़। कैलकुलेट हाउ मच चेंज ही शुड रिसीव फ्रॉम 200 रुपीज़। अहमद ने 2 बुक्स परचेज की हैं, जिनकी हर एक की जो प्राइस है वो 86.25 है। इसका जो उसने टोटल पे करना है वो 86.25 को हम यहाँ पे 0.25 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कॉस्ट ऑफ बुक्स आ जाएगी। उसने 200 पे किया है, तो 200 में से उसको चेंज कितना रिसीव होगा, चेंज कितना वो वापस रिटर्न उसको मिलेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ बुक्स होगी, इसको 200 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उसने वो चेंज रिसीव करना है। ये उसके पास चेंज आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हायर लेवल ऑपरेटर है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 माइनस 86.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 172.5
ये 25 पैसास को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 50 पैसास बन जाएगा, और 86 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 172 होता है। तो अब यहाँ पे हम 200 में से 172 को माइनस करना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको साइड पे माइनस कर सकते हैं 200.00 और 172.50 दोनों को माइनस कर देंगे, ये 0 आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 बच जाएगा। यहाँ पे 9 रह गया था, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 बच गया था, बोरो कर लिया था हमने, और यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पे 1 बचा था। अब 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 27.25 ये इतना चेंज उसे वापस मिलेगा 200 में से। Ahmed buys 4 books, each costing 86.25 rupees and 2 copies each costing 50 rupees. Calculate how much change he would receive from 500 rupees. उसने 4 बुक्स परचेज की हैं, हर एक की प्राइस 86.25 है, और उसने 2 कॉपीज़ परचेज की हैं जिनके में हर कॉपी की प्राइस जो 50 रुपीज़ है। उसने 500 पे किया है, तो हमें ये बताना है कि उसको कितना चेंज जो है वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे उसने 4 बुक्स ली हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 बुक्स मल्टीप्लाई, एक बुक की कॉस्ट जो है वो प्राइस जो है वो 86.25 है, एंड ही बाइज 2 कॉपीज़ उसने परचेज की हैं, ईच ऑफ 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई 50। टोटल उसका बिल कितना बनेगा, इन दोनों को सम अप कर देंगे, ये उसका टोटल बिल बन जाएगा 4 बुक्स एंड 2 कॉपीज़ का। अब उसने पे किया, उसको 500 रुपीज़ का कैश दिया है, तो 500 में से हमने फाइंड करना है कि उसका चेंज कितना होगा, तो 500 में से उसको कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये इसको 500 में से इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि उसने 2 आइटम्स परचेज़ की हैं, और दोनों आइटम्स की जो टोटल कॉस्ट होगी उसको 500 में से माइनस करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो चेंज होगा जो वो रिसीव करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये हायर लेवल के ऑपरेटर्स है, मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर। तो पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 86.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 345, प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 100। अब 345 और 100 दोनों को ऐड कर देंगे, ये 500 माइनस 345 प्लस 100 ये 445 हो जाएगा। अब 500 में से 445 माइनस कर देंगे तो ये उसका चेंज आ जाएगा, और चेंज होगा 55 रुपीज़। तो इतना चेंज उसको वापस मिलेगा जब वो उसने 4 बुक्स परचेज कर और 2 कॉपीज़ को बाय करने के बाद उसने कैश 500 पे किया था। A bus leaves its terminal with 22 passengers aboard. At the first stop, 7 passengers get on and get off, and 12 passengers get on. At second stop, 18 passengers get off and 4 get on. How many passengers remain on the bus after second stop? अब एक बस के ऊपर जो स्टार्ट करती है अपना जर्नी, तो उसके ऊपर 22 पैसेंजर्स थे। फर्स्ट स्टॉप पे 7 पैसेंजर जो है उसमें से उतर गए, और 12 पैसेंजर्स मज़ीद उस पर ऊपर सवार हो गए। सेकंड स्टॉप पे 18 पैसेंजर जो है उनका वो स्टॉप आ गया, वो उतर गए, और 4 मोर पैसेंजर्स विल गेट ऑन। तो बताना है हमने कि सेकंड स्टॉप के बाद पैसेंजर्स की तादाद क्या थी बस के ऊपर। बस स्टार्ट्स इट्स जर्नी विद 22 पैसेंजर्स, तो 22 पैसेंजर्स के ऊपर थे, प्लस अब एट फर्स्ट स्टॉप 7 पैसेंजर्स गेट ऑफ, 7 पैसेंजर्स में से उतर गए, एंड 12 पैसेंजर्स गेट ऑन, 12 इसके ऊपर सवार हो गए। ये फर्स्ट स्टॉप था हमारा। अब सेकंड स्टॉप के ऊपर 18 पैसेंजर गेट ऑफ, तो ये माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 18, एंड 4 पैसेंजर्स गेट ऑन, तो ये ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। ये हमारा सेकंड स्टॉप हो गया। ये आफ्टर सेकंड स्टॉप इसकी पोजीशन आ गई पैसेंजर्स की बस के ऊपर,
अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 प्लस ये 7 और 12 इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -7 + 12 तो ये आंसर आ जाएगा 5 प्लस ये सेकंड स्टॉप के ऊपर 18 पैसेंजर जो हैं वो उतर गए और 4 वहाँ पे सवार हुए, -18 + 4 तो ये आंसर आ जाएगा -14। अब यहाँ पे 22 + 5 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 27 और इसमें से 14 माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी 13। आफ्टर सेकंड स्टॉप there were 13 passengers on the bus. Ali and Basit are standing in a queue in front of a bank. Ali is standing at 115th position. तो ये हमारे पास एक क्यू बनी हुई है इन फ्रंट ऑफ बैंक, ये बैंक है। अली जो है वो 115th पोजीशन पे है, ये 115 पोजीशन ये अली की है। वाइल बासत इज स्टैंडिंग एट 86 पोजीशन, बासत जो है वो 86 पोजीशन पे मौजूद है। हाउ मैनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन अली एंड बासत, अली और बासत के दरमियान में ये कितने पर्सन्स हैं ये हमने काउंट करने हैं। इसमें हमने अली उसकी पोजीशन को भी काउंट, अली को भी काउंट नहीं करना और बासत को भी काउंट नहीं करना, बिटवीन अली एंड बासत काउंट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 115 में से 86 माइनस कर देंगे, 115 - 86 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 15 में 6 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 29 आ जाएगा। तो यहाँ से बासत से को काउंट करें, अगर हम बासत को इंक्लूड करें तो बिफोर अली 29 पर्सन्स बनते हैं। अगर बासत के बाद काउंटिंग करें टिल अली तो भी 29 बनते हैं। इसका मतलब वन ऑफ देम मस्ट इंक्लूडेड इन दिस आंसर 29। हमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है तो हम इसमें से क्या करेंगे, फर्दर इसमें से 1 माइनस कर देंगे। जब फर्दर इनमें से 1 माइनस करेंगे आंसर आएगा 28। सो देयर आर 28 पर्सन्स स्टैंडिंग बिटवीन बासत एंड अली। आसानी के लिए हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे 115 पोजीशन है, ये अली की सपोज 115 पोजीशन है, अली 115 और बासत की हम यहाँ पे कहते हैं उसकी जो है वो 110th पोजीशन है। तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर, यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो उनकी तादाद कम है लिहाजा काउंट करने आसान है हमें। तो यहाँ पे जो बासत के बाद खड़ा होगा ये बासत है, ये अली है। बासत के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उससे हम कहेंगे ये 111th पोजीशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो 112 होगी, उसके बाद 113 आएगा और उसके बाद 114 आएगा। तो इसका मतलब देयर आर 4 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन अहमद एंड बासत। अब यहाँ पे ये 4 पर्सन बनते हैं तो हमारे पास आंसर इसका 4 है। लेकिन अगर हम इनकी पोजीशंस को देखें, अली की पोजीशन थी हमारे पास 115, बासत की पोजीशन है 110 और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 5 आता है, 4 नहीं आता। जबकि बासत और अली के दरमियान में 4 पर्सन थे। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमने दोनों पोजीशंस को काउंट ना करना हो, अली को भी कंसीडर नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, बासत को भी काउंट नहीं करना है, तो दोनों की पोजीशंस को माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से 1 फर्दर माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो कि नंबर ऑफ पर्सन होंगे बिटवीन दैम। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने अली की पोजीशन 115 थी, बासत की पोजीशन 86 थी, दोनों को माइनस किया तो 29 आंसर आ गया। अब 29 में से चूंकि हमने बासत और अली दोनों को इंक्लूड नहीं करना तो हमने 1 फर्दर माइनस कर दिया। ये हमेशा यहाँ पे जब भी पर्सन्स को इंक्लूड ना करना हो दोनों को तो हम उसमें से 1 माइनस करते हैं, ये याद रखना है। हमारे पास इसका आंसर आ गया 28। तो 28 पर्सन होंगे बिटवीन अली एंड बासत इन फ्रंट ऑफ बैंक। Ahmed and Bilal are sitting in the outermost seats of a row in a cinema hall. Ahmed is sitting in seat 105 while Bilal is sitting in seat 67. How many seats are there in the row? अब अहमद और बिलाल जो दोनों आउटर मोस्ट सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, हमने ये बताना है कि दोनों उसमें रो में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको स्मॉलर लेवल पे हम इसको पहले देख लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो
अहमद है वो 105 सीट के ऊपर है, जबकि जो बिलाल है वो सीट नंबर 100 के ऊपर है। अब यहाँ पे बिलाल और यहाँ पे अहमद, इनके दरमियान में सीट नंबर, ये दोनों एक्सट्रीम सीट्स के ऊपर है रो की, एक यानी कि लेफ्ट मोस्ट पे और एक राइट मोस्ट पोजीशन पे। इनके दरमियान में सीट नंबर जो आएंगी 101, 102, 103 एंड 104। तो ये दरमियान में इनके 4 सीट्स आएंगी जो कि अहमद और बिलाल के दरमियान में होंगे। और रो में टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी? टोटल सीट्स हो जाएंगी अहमद की सीट्स और बिलाल की सीट्स को भी कंसिडर करेंगे तो 101 ये 2 हो जाएगी, ये थर्ड सीट है 102, 103 जो है ये फोर्थ सीट है, फिफ्थ और 6, तो टोटल ये 6 सीट्स बनती हैं। तो यहाँ पर ये 6 सीट्स थी तो काउंट हमने कर ली। वैसे हम किस तरह से करेंगे? ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट सीट्स है 105, इसमें से जो लेफ्ट साइड की सीट नंबर है आउटर मोस्ट उसको हम माइनस कर देंगे। ये 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, जबकि सीट्स यहाँ पे जो 6 थी, जबकि हमारे पास आंसर 5 आया। तो इस तरह से जब भी हमारे पास हमने ये आउटर वाली दोनों को इंक्लूड करना है, अहमद को भी उसकी सीट भी काउंट करनी है और बिलाल की सीट भी काउंट करनी है। जब दोनों नंबर्स को, दोनों वैल्यूज़ को काउंट करना हो तो आंसर में एंड पे 1 ऐड कर देंगे। अगर दोनों को काउंट ना करना हो तो माइनस करते हैं, और अगर दोनों को काउंट करना हो तो ऐड करते हैं 1। तो हमारे पास आंसर आ गया ये 6। तो ये 6 सीट्स थी। इसी तरह से अब हम इसको देख सकते हैं कि अहमद की सीट 105 है, जबकि बिलाल की सीट का नंबर है 67। दोनों को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 15 में 7 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 38। तो ये 38 हमारे पास आंसर आया है। हमने बताना है कि उस रो में कितनी सीट्स हैं, यानी कि हमने अहमद सीट की सीट उसको भी काउंट करना है और जो बिलाल की सीट है उसको भी काउंट करना है। तो दोनों को काउंट चूँकि करना है, लिहाजा इस आंसर में हम 1 ऐड कर देंगे। 38 में 1 ऐड करेंगे तो 39। इसका मतलब उसमें रो के अंदर 39 सीट्स थी, 39 सीट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट सिंगापुर एट 21:45 and reached Kuala Lumpur at 6:15 on the following day. How long did the journey take? Give your answer in hours and minutes. अब यहाँ पे ट्रेन ने सिंगापुर को जो है वो 21:45 पे छोड़ा और अगले दिन सुबह 6:15 पे जो है वो कोलालमपुर पहुँच गई है विदिन 24 आवर्स। तो हमने फाइंड करना है कि उसको जर्नी टाइम कितना था। यहाँ पे टाइम को 24 आवर्स मोड में रिप्रेजेंट किया गया। 21:45 का मतलब है 21:45 का मतलब है एट नाइट 9:45, और इसी तरह ये 06:15 का मतलब है मॉर्निंग में 6:15, 6 hours and 15 minutes। तो ये रात को सफ़र शुरू किया, तो नेक्स्ट डे का तो उसने टाइम हमारे पास आ गया 6 hours and 15 minutes जो है वो जो अपकमिंग डे था उसका टाइम आ गया, और जो प्रीवियस डे था उसका टाइम हम कैलकुलेट करना है। तो 21:45 इसको हम यहाँ से माइनस कर फाइंड कर सकते हैं। टाइम पास्ट फ्रॉम 21:45 टू मिडनाइट, मिडनाइट तक कितना टाइम जो है वो गुजरा है वो हम क्या करेंगे। मिडनाइट जो है होते हैं 2400 भी कहा जा सकता है, उसमें से 21:45 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 2:15, 2 hours and 15 minutes। इसी तरह से टाइम पास्ट ऑन नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, तो वो हमारे पास वो हमें वैसे ही मेंशन है, वो है 6 hours and 15 minutes। तो टोटल टाइम हमने फाइंड करना है, तो टोटल टाइम हमारे पास टोटल टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल टाइम हमारा बन जाएगा 2 hours 15 minutes प्लस 6 hours 15 minutes इक्वल्स टू 8 hours 30 minutes। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 4 डिजिट्स में 24 आवर्स मोड में, 8 hours 30 minutes उसका टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है अंडरस्टैंड किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक और लेक्चर जिसमें हम एलसीएम और जीसीडी
HCF के एप्लीकेशन की बात करेंगे, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जिसमें हम LCM के और HCF के वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।